वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज़ एक्सी का हमने डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, उसके बाद हमने रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस के बीच डिफरेंस के कुछ पॉइंट्स हमने कवर किए थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम व्हेन एसी इज़ कनेक्टेड between LC and R, both three components are connected together with AC supply, उसका हम डिटेल स्टडी एंड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा AC कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस, व्हेन AC सप्लाई इज कनेक्टेड विद द इंडक्टर एंड व्हेन AC सप्लाई इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर, ऑल दीज थ्री पैसिव कंपोनेंट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ओके, तो अब ये तीनों का कंबाइन जो इफेक्ट होगा, ठीक है, LCR का, तो उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे एंड उसके ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये टॉपिक्स सारे कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो LCR सर्किट स्टार्ट करने से पहले हम कैपेसिटर पे एक प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो द प्रॉब्लम इज गिवन, अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ EMF E इज इक्वल टू 250 साइन 100 पाई टी। ओके, मीन्स हमें AC सोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है। राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट दैट इज I0 ओके थ्रू द सर्किट एंड गिव रीडिंग ऑफ AC एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। ठीक है, मीन्स I0 का हमें वैल्यू चाहिए एंड गिव द रीडिंग ऑफ AC एमीटर कनेक्टेड टू द सर्किट एंड AC एमीटर की रीडिंग चाहिए। ठीक है, तो ये हमें पूछा गया है। तो अभी हम लेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट राइट डाउन द गिवन डेटा। ठीक है, तो अभी गिवन डेटा में हमें दिया है कैपेसिटर का वैल्यू दिया है क्लियर कट, दैट इज 2 माइक्रोफैराड। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फैराड। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है फैराड में। ठीक है, सेकंड जो दिया है ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, E इज इक्वल टू 250 साइन 100 पाई टी। सो दिस 250 इज नथिंग बट द E0 साइन ओमेगा टी। ओके, सो ओमेगा इज 100 पाई, जो हमने पहले देखा था। E इज इक्वल टू E साइन ओमेगा टी, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ साइन वेव। ठीक है, क्योंकि ये AC सप्लाई है, AC सोर्स यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट्स वाई अगर हम इसे कंपेयर करें, सो E0 इज़ नथिंग बट द योर 250 वैल्यू। ओके, 250 वोल्ट, बिकॉज EMF इज मेजर्ड इन वोल्टेज। ठीक है, मीन्स सिंपली वोल्टेज है। साइन ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज़ मेजर्ड इन रेडियन पर सेकंड। सो ओमेगा इज़ नथिंग बट द, यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो 100 पाई। ठीक है, तो इस तरह से हमें कैपेसिटर, EMF एंड ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द करंट I, सो द इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट। तो इसका इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिराइव किया था। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, because in case of capacitor the current is leading by 90 डिग्री with respect to voltage। ठीक है, तो करंट क्या है, लीडिंग में आगे, दैट्स वाई वी यूज़ द पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे I0 का वैल्यू पुट करेंगे हम। अभी I0 का वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं हम। सो दिस I0, ठीक है, इज़ नथिंग बट द E0 बाय डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे I0 का। सो इक्वेशन बन जाएगा हमारा ओमेगा सी E0 एंड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 एज इट इज़। ओके, वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ I0 दैट इज़ ओमेगा सी E0। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में ओमेगा सी हम उसे न्यूमरेटर में लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। ओमेगा का वैल्यू
ऑलरेडी दिया हुआ ओमेगा इज नथिंग बट द 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। ओके, तो ओमेगा आपका यहाँ पे पाई का वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटर, ठीक है। सो कैपेसिटर 2 इंटू 10⁻⁻⁶, ओके, एंड E0 is nothing but the EMF, that is the voltage, that is 250. Sine of this omega is a angular frequency 100 pi t plus pi by 2, ठीक है। So we are just putting the values from the given data. Then next, when we multiply these quantities, okay, 3.14 multiplied by 2 into 10⁻⁻⁴, okay, into 250, so that will be a 0.1571, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह से आएगा, ठीक है। उसके बाद साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 2 एज इट इज़, ठीक है। सो रीडिंग ऑफ AC एमीटर इज IRMS, मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। जो रीडिंग मिलता है आपको एमीटर में वो रहता है आपका RMS वैल्यू, ठीक है। दैट इज़ अ रूट मीन स्क्वायर, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, ठीक है। सो दैट इज़ द फॉर्मूला इज 0.707 इंटू I0, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है दिस वैल्यू। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया है, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। यही इक्वेशन हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था इन केस ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द AC सप्लाई, ठीक है। तो यही इक्वेशन से ये अगर ये कंपेयर करोगे आप, तो दिस इज I0 इज 0.1571 साइन ओमेगा इज 100 पाई इंटू टी प्लस पाई बाय 2, बिकॉज करंट इज लीडिंग with respect to your voltage, ठीक है। then reading of AC ammeter is IRMS is equal to 0.707 into I, तो I आपको इस तरह से यहाँ से मिल जाएगा, दैट इज़ 0.1571, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो दैट इज़ द फाइनल आंसर। सो therefore IRMS is equal to 0.111 and the unit of current is ampere, so this is the final answer, okay। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम इस पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ना है पहले कि क्या दिया है प्रॉब्लम में, ठीक है, एंड क्या पूछा है। तो इसे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगे, जैसे कैपेसिटर है, E0 है एंड ओमेगा, ठीक है। एंड फॉर्मूला में आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुटअप करना है एंड सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी पेपर में सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा, बाकी प्रॉब्लम सेम रहेगा। कैपेसिटर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 250 की जगह 300 हो सकता है, 100 की जगह 200, तो ये नया प्रॉब्लम हो गया। प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, फॉर्मूले यही यूज़ होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम और कुछ प्रॉब्लम लेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे, ताकि आपका और प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ 20 माइक्रोफैरड एट 100 हर्ट्ज एंड एट द 10 किलो हर्ट्ज, ठीक है। दो फ्रीक्वेंसीज दिए एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज गिवन, दैट इज 20 माइक्रोफैरड। इस कैपेसिटर का वैल्यू दिया है एंड फ्रीक्वेंसी 1 एंड फ्रीक्वेंसी 2 हमें गिवन में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1 जो है वो आपका 100 किलो हर्ट्ज है, दैट इज़ के, एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी इज 10K, ओके। एंड वी हैव टू फाइंड द XC फॉर दिस F1 and for F2. If we are taking it is as a XC1, so it is for frequency 1 and XC2, that is for frequency 2. So both the frequencies are
given. So we solve it for the first frequency, which is 100 hertz. Okay, so we have the formula x is equal to 1 upon 2 pi fc. So only putting the values and we will get the answer. 1 divided by 2 pi is 3.14 into frequency is given, that is 100 hertz. So 100 multiply by c. So capacitor is given as a 20 माइक्रोफैराड. तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे फैराड में. सो इट विल बी अ 2 इंटू 10⁻⁻6 मीन्स इट इज़ अ फैराड. सो यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन किया है, दैट्स वाई इट इज़ अ 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6. व्हेन वी कैलकुलेट दिस, ओके, सो द फाइनल आंसर विल बी अ 796.1 ओहम, बिकॉज ओहम इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक है, एक्सेल का भी यूनिट सेम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड योर रेजिस्टिव. ठीक है, तो इन सब का यूनिट क्या है, एक ही है, ओहम. तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, दैट इज़ अ एसआई यूनिट. ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी F1 जो है 100 हर्ट्ज. ठीक है, तो इसके लिए हमने कैलकुलेट कर लिया है XC1. ठीक है, देन वी स्टार्ट विद द सेकंड फ्रीक्वेंसी विच इज़ गिवन एज अ F2 10 kilohertz. ठीक है, अगेन वी आर यूजिंग द सेम फार्मूला x इज इक्वल टू 1 upon 2 pi fc. सो 1 divided by 2, अगेन वैल्यू ऑफ pi is 3.14. f is given, that is kilohertz, means 10 into 10⁻³ hertz. K means 3. Okay, multiply by value of capacitor which is given 20 microfarad. We are again converting into the farad, that is 2 into 10⁻⁻6. Again we are calculating this, then we get final answer as a 7.96. And again the value of the unit of x is ohm. So your XC2 is 7.96 ohm. Okay, so in this way we are calculating the value of XC for two different frequencies, which is 100 hertz and second is the 10 kilohertz. ओके, तो इस तरह से आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए. तो यहाँ पे 200 हर्ट्ज, ओके, 50 किलोहर्ट्ज. ठीक है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है फार्मूला में, जो हमारा बेसिक फार्मूला है x इज इक्वल टू 1 upon 2 pi fc. ठीक है, तो यू विल गेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. देन सेकंड प्रॉब्लम, calculate the capacitive reactance of 100 microfarad at 10 kilohertz. ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर का वैल्यू दिया है हमें क्लियर कट. 100 माइक्रोफैराड मीन्स 100 into 10⁻⁻6, दैट इज फैराड, एट 10 किलोहर्ट्ज. एंड फ्रीक्वेंसी दिया है हमें 10 kilohertz, मीन्स 10 into 10⁻³ okay, kilo means 3, 10⁻³. okay, so we have the formula of xc is equal to 1 upon 2 pi fc. then put the value 1 upon 2 pi is 3.14. f is 100 microfarad, 100 into 10⁻⁻6, that is in farad. okay, and capacitor is your frequency is 10 kilohertz, 10 into 10⁻³. सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 1/6280, ओके, इंटू 10⁻⁻3. ओके, सो -6, दैट इज टोटल इज 10⁻⁻3. ओके, सो द फाइनल आंसर विल बी द 0.1592 ओहम, बिकॉज द यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ओहम विच इज़ द SI यूनिट. सो दैट इज़ द फाइनल आंसर. ओके, तो इस तरह से कैपेसिटर का वैल्यू चेंज हो सकता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो अगेन एक दूसरा प्रॉब्लम फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से पेपर में अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. ओनली वैल्यू विल बी चेंज बट द प्रोसीजर रिमेन्स द सेम. ठीक है, तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज एंड कैपेसिटर का वैल्यू चेंज करके. Then we start with our new topic,
which is LCR connected to the AC supply. तो नेक्स्ट सिलेबस का टॉपिक है AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज, दैट इज कॉल्ड एज अ LCR सर्किट, दैट इज इंडक्टेंस, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर कनेक्टेड विद द AC सर्किट। ठीक है, तो हमने इंडिविजुअल जो ये पैसिव एलिमेंट्स है इसका ऑलरेडी स्टडी किया है। व्हेन रजिस्टर इज कनेक्टेड इन AC, व्हेन इंडक्टर इज कनेक्टेड इन AC, एंड लास्ट वन इज द व्हेन AC इज कनेक्टेड विद द कैपेसिटर। ठीक है, तो अभी हम इसका कंबाइन इफेक्ट देखेंगे व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द AC। सो यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे AC सोर्स है E। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में सिंबल दिया है, दैट इज अ साइनोसाइडल मीन्स साइन वेव। सो इट इज अ AC सप्लाई which is given to the first component, that is L, is inductor. This is nothing but the coil, so this is the symbol of inductor. ठीक है, second component will be the capacitor, two parallel plates separated by a dielectric media. ठीक है, so that is the symbol of capacitor, and third one is the resistor. Okay, so this zigzag line means a resistor. So there is a current I will be flow through the circuit. This EC is the your capacitive voltage, and ER is the resistive voltage. Okay, and this EL is nothing but the inductive voltage. So because these are the reactive component, L and C are the reactive component when it is connected with the AC supply. So above we have studied the opposition offered by resistor, pure inductor and capacitor to flow of AC current independently. ठीक है, तो इसका हमने अलग अलग इंडिविजुअल स्टडी किया है, अभी हम इसका कंबाइन स्टडी करेंगे। सो लेट अस नाउ कंसीडर द टोटल opposition offered by resistor, pure inductor and a capacitor connected in series with the alternating source of EMF E. Okay, all these components are connected in series मीन्स वन आफ्टर अनदर। पहले इंडक्टर कनेक्ट किया है, उसके तुरंत बाद कैपेसिटर कनेक्ट किया है, देन उसके सीरीज में रजिस्टर कनेक्ट किया है, अगेन इट इज़ कनेक्टेड विद द सप्लाई ई। ओके, तो अभी इसका कंबाइन इफेक्ट देखेंगे हम। लेट अ प्योर रजिस्टर R, a pure inductance L and ideal capacitor of capacitance C be connected in series to a source of alternating EMF E. As RLC are in series, the current at any instant through the three elements has the same amplitude and phase. Let it be represented as I is equal to I0 sin omega t. This is the standard form of equation of current. ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। I is equal to I0 sin omega t. The voltage across each element bears a different phase relationship with the current. The voltage EL, EC and ER are given by, ठीक है, so using Ohm's law V is equal to IR, that is a basic Ohm's law. ठीक है, so instead of V we are taking E. Okay, so for resistive it is E suffix R, ER is equal to IR. Okay, for inductance it is EL, that is a inductive voltage, is equal to IXL, because in case of inductor there is a inductive reactance instead of this R. तो R की जगह यहाँ पे क्या रहेगा, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है, दैट इज़ अ XL, that is the inductive reactance, and EC is the capacitive voltage, is equal to I multiply by, instead of R it is XC, because it is a capacitive reactance whose unit is ओहम। XL का यूनिट भी जो है वो ओहम में, एंड रेजिस्टेंस का यूनिट भी जो होता है वो ओहम में ही मेजर होता है। ठीक है, सो दीज आर द थ्री वोल्टेजेस ER, EL एंड EC for the above circuit.
as we know that voltage across capacitor lags behind the alternating current by 90 डिग्री. ये हमने ऑलरेडी व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन एसी सर्किट उसके फेजर डायग्राम ने हमने एनालिसिस किया था. ठीक है, कि जो आपका करंट है, ठीक है, तो वोल्टेज जो है उसका, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग करंट बाय 90 डिग्री, दैट इज पाई बाय 2. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओसी बार. तो यहाँ पे दिखा है दैट इज ओसी. ठीक है, फेजर डायग्राम में. ठीक है, उसके बाद रोटेटेड क्लॉकवाइज थ्रू 90 डिग्री. तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम द I0. देन OC बार इज अलॉन्ग OI डैश, सो दैट इज OI डैश. उसके अलॉन्ग आपका OC बार है ये, दैट इज EC. ठीक है, इन फेजर डायग्राम शोन इन फेजर डायग्राम. ठीक है, तो ये फेजर डायग्राम में दिया है ऑलरेडी. दीज आर द वेक्टर्स. सो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस the current and voltages are in phase. okay, तो यहाँ पे दिखा है OA बार. ठीक है, ER के लिए. तो जो वोल्टेज है फॉर रेजिस्टेंस इट विल बी अ करंट एंड इट्स वोल्टेज विल बी इन सेम डायरेक्शन. जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हेन रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन AC. तो एक ही डायरेक्शन में, सो दैट इज OA बार. Current and voltage are in same direction when resistance is connected with the AC supply. ठीक है, the voltage across L and C have a phase difference of 180 डिग्री. ठीक है, तो कैपेसिटर में 90 डिग्री फेज शिफ्ट है वोल्टेज एंड करंट में. इंडक्टर में भी 90 डिग्री फेज शिफ्ट है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. सो इट इज़ अ 180 डिग्री. सो हेंस नेट रिएक्टिव वोल्टेज इज EL माइनस EC. ठीक है, सो तो इंडक्टिव वोल्टेज माइनस कैपेसिटिव वोल्टेज, इन दोनों का डिफरेंस है. ठीक है, अज्यूमिंग EL इज ग्रेटर देन EC मीन्स वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय OB डैश. तो इसको OB डैश से यहाँ पे डिनोट किया. दिस इज O एंड दिस इज B डैश. सो दैट इज ए EL इज ग्रेटर देन EC. दिस the resultant OA bar and OB dash is diagonal OK of a rectangle, so OA KB. So we can use OK is equal to OA bar plus OB square under root of. Okay, so then we are putting the value E0 is equal to, because it is a combination of three elements ER, EL and EC, under root of ER square plus, this is the difference because these both are inductive and capacitive voltage is the difference. So EL minus EC bracket square, which is nothing but the this OB bar. Okay, then voltage is equal to IR, simply Ohm's law, V is equal to IR. So we are only putting the वैल्यूज़ जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है. ठीक है, सो ER इज IR, I मीन्स I0, R एज इट इज़ ब्रैकेट स्क्वायर प्लस EL इज नथिंग बट द I0 इंस्टेड ऑफ R इट इज़ अ इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज XL माइनस इन केस ऑफ EC इट इज़ I0 इंटू XC. I मीन्स I0 इज करंट एंड इंस्टेड ऑफ R इट इज़ अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो I0 विल बी टेक कॉमन, दैट इज़ द आउटसाइड ऑफ स्क्वायर रूट. सो क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ आपका R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, सो I0 इज टेकन इन LHS साइड, सो इट इज़ द बॉटम. सो E0 बाय I0 is equal to R square plus XL minus XC bracket square, and which is nothing but the new term, that is impedance. That is nothing but the impedance.
ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर Z। ओके, दिस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक हमारा फॉर्मूला हो गया इम्पिडेंस के लिए। ठीक है, तो जब भी ये तीनों कंपोनेंट एल सी आर व्हेन कनेक्टेड इन अ सर्किट, या कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो या सिंपल सर्किट जिसमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, देन उसे हम इम्पिडेंस कहेंगे। ठीक है, तो उसका जो पूरा इफेक्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ इम्पिडेंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय Z। सो E0 therefore E0 by I0 इज़ नथिंग बट द Z। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत बार लगेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेशन का आपको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट द फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इस पर प्रॉब्लम आएगा तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे आप इम्पिडेंस पे। ठीक है, तो ये जो अबोव इक्वेशन है, व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद द रिलेशन V बाय I इज इक्वल टू R, मीन्स ओम लॉ V बाय I इज इक्वल टू R, दैट इज अ सिंपल ओम्स लॉ। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। सो दिस E0 इज नथिंग बट द V and I0 is nothing but the I, and this is R, the quantity R square plus under root of R square plus XL minus XC bracket square represent the effective opposition offered by the इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। ठीक है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन, इसमें रेजिस्टर भी है, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि ये LCR सर्किट है। ठीक है, सो दैट इज ड्यू टू द R, दैट इज ड्यू टू द L एंड दिस इज ड्यू टू द C, so that is a LCR or RLC circuit। ओके, कनेक्टेड इन सीरीज टू फ्लो ऑफ AC करंट। ठीक है, तो इसका जो एनालिसिस ये तीनों अपोज करेंगे टू द फ्लो ऑफ AC करंट। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ इम्पिडेंस, दिस इज नथिंग बट द इम्पिडेंस Z, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ LCR ऑन अ AC सप्लाई और AC सर्किट। दिस टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट इज कॉल्ड एज अ इम्पिडेंस। ठीक है, ऑफ द सर्किट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। ठीक है, सो द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस ऑफ एन AC सर्किट इज कॉल्ड एज एडमिटेंस। सो 1 by Z इज नथिंग बट द एडमिटेंस, दैट इज A। अगर रेसिप्रोकल का अगर हम इम्पिडेंस का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो एडमिटेंस उसको कहते हैं। ठीक है, एंड ऐसा यूनिट इज ओम रेस टू -1 और सीमेंस। ठीक है, दिस इज द यूनिट फॉर एडमिटेंस। So it can be defined as the ratio of RMS voltage to the RMS value of current। तो ये रेशियो है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज V एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट इम्पिडेंस Z एंड इज एक्सप्रेस इन ओम। ओके, सो इसमें आपको सिर्फ ये मेन फार्मूला है इम्पिडेंस का, ये आपको ज़्यादा करके यूज़ होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी इस सर्किट का कुछ एनालिसिस है। ठीक है, तो उसके 3 मेन पॉइंट्स है, तो हम देखेंगे। व्हेन XL इज इक्वल टू XC, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हैंस वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। ठीक है, तो दोनों का जो फेज रहेगा वो सेम रहेगा, वोल्टेज का एंड करंट का। So there is a no phase shift, both are in the same direction, thus AC circuit is a non-inductive। So in that case AC circuit is a behave as a non-inductive circuit। ठीक है, second condition, when XL is greater than XC means inductive reactance is greater than capacitive reactance, so tan phi is positive। ठीक है, so phi is the positive, hence voltage leads the current by phase phi। तो इस कंडीशन में वोल्टेज आगे रहेगा, लीड्स मीन्स आगे, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ फाई। सो AC सर्किट इज इंडक्टेंस। ठीक है, और इंडक्टिव इन सेकंड केस व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC। थर्ड कंडीशन, व्हेन XC is greater than XL means capacitive reactance is greater than inductive reactance, so phi is negative। Okay, so in that case voltage leads the current by phase angle phi। तो इन इस कंडीशन में भी वोल्टेज लीड रहेगा विथ करंट
एंड द AC सर्किट इज कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। तो ये 3 मेन कंडीशन है ये सर्किट्स के। व्हेन XL इज इक्वल टू XC, current and voltage are in phase, AC circuit is non-inductive. When XL is greater than XC, phi is positive, so voltage leads the current by phi and it is a purely inductive circuit. When XC is greater than XL, then phi is negative and the circuit is capacitive, ठीक है। तो इसको सिंपल इस तरह से, व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC, तो आपका जो सर्किट रहेगा वो इंडक्टिव रहेगा क्योंकि XL इज ग्रेटर देन XC, ठीक है। व्हेन XC इज ग्रेटर देन XL, सो द सर्किट इज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो इस तरह से हम तीनों कंडीशन को ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टोटल LCR कंपोनेंट कनेक्टेड टू अ AC सप्लाई। तो आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पीडेंस ट्रायंगल्स लेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद LCR सर्किट पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।